नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर हमें नैनीताल से मिल रही है। पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पंचायत चुनाव के आरक्षण वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कल भी पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक अभी फिलहाल बरकरार है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने उन सभी दलीलों को सुना है जिसका आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया था। कल भी पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अभी जो पंचायत चुनाव पर रोक का आदेश है वो बरकरार है। तो देखिए, पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पंचायत चुनाव के आरक्षण वाली सभी याचिकाओं पर गहनता से चर्चा की गई है हाईकोर्ट में और कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया रोक दी है। जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। इधर बीजेपी को उम्मीद है कि जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो चुनाव को जीतने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। चीफ जस्टिस की डबल बेंच खड़े तो बोल दो ना, क्यों ना रहे तो देखिए, लगातार जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है बीजेपी सरकार पर, क्योंकि निशाना साधा जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ कहा गया है कि चुनाव को जीतने का काम कांग्रेस करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। देहरादून में आयोजित आपातकाल दिवस पर गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। गोष्ठी में पहुंचे महानुभावों ने 50 साल पहले देश में लगे आपातकाल पर अपने विचार रखे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई अन्य भी मौजूद रहे। देखिए, 50 साल की वर्ष पर यह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आपातकाल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ है और यहां पर आपातकाल में हुए तमाम कार्यों का बखान हुआ। जिस तरीके से जनता के हितों को खारिज कर दिया गया था, प्रेस की जो थी उसको भी खत्म कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुरूप विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए प्रदेश के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया है। एक सरकारी प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है। प्रेस रिलीज के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने और उसे विकसित करने को कहा था। देखिए, ये हमारे IAS, IPS चूँकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो IAS हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहां का होना चाहिए, किस प्रकार वहां का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार IAS, IPS में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देहरादून में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में सबसे पहला काम 42वां संशोधन समाप्त करके देश की विधानसभा के विपरीत काम किया गया था। उन्होंने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश करी उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे उस समय के अखबार को उसके संपादकीय अधिकार आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ पर हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यशाला का आयोजन किया। मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक लोगों को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के कई बार लोकतंत्र की हत्या कर देश के ऊपर जबरदस्ती आपातकाल थोपा था। उन्होंने कहा कि आज सदन में और बाहर भी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को लेकर आरोप लगाती है, लेकिन वो खुद लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है जिन्होंने चुनी हुई सरकारों को भी गिराया था। देखिए, सरकार चुनाव के लिए तैयार है। सरकार ने प्रोग्राम भी जारी कर दिया। अब उसमें कौन सी त्रुटियां हैं उनको लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए हैं। अब हमको, क्योंकि कोर्ट में जब कोई चीज सब जुडिस होती है तो उस पर फिर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। नैनीताल हाईकोर्ट ने दून घाटी को बचाने के लिए दी गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने याचिका में सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तथ्यों के अनुरूप केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि दून घाटी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ही केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करे। मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी। माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का हृदय से आभार। आज उन्होंने हमारी जनहित याचिका जो दून घाटी अधिनियम 1989 पर आधारित को निष्क्रिय करने के विरोध में थी, उसमें जिसमें अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिससे दून घाटी के 15 लाख निवासियों और यहाँ के पर्यावरण को प्रभावित करने वाला वो नोटिफिकेशन है, उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पे कड़े निर्देश दिए हैं और अब 27 जून को पुनः इसमें सुनवाई दोबारा होगी। उत्तराखंड में मानसून अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों की हालात बरसात से पहले ही खस्ता हाल दिखाई दे रही है। प्री मानसून में ही सड़कों में गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां पर भी इस तरीके की परेशानियां हैं उसको जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही सड़कों पर पैच लगाने के लिए विभाग को आदेश भी दिया गया है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बरसात काफ़ी हो रही है तो उससे जो है इरोजन हो जाता है, पर इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और हिदायत फिर दे देंगे हम डिपार्टमेंट को सड़कों का पैचअप करने के लिए। अगली खबर गद्दरपुर के बसंतपुर गांव से है, जहां सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोज की तरह महिला अपने किचन में चाय नाश्ता बना रही थी। इसी दौरान सांप ने महिला के हाथ यानी उंगली में डस लिया। इसके बाद परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे। उसी दौरान महिला ने अपना दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो देखिए, एक महिला की मौत हो गई है सांप के डसने से। बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने अपना दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विधानसभा जबरेड़ा की ग्राम ननहेड़ा अनंतपुर में निर्माणाधीन सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसान पर है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सड़क निर्माण कार्य में भेदभाव किया है और कुछ खास लोगों को
लाभ देने के लिए सड़कों को 3 फीट ऊपर उठाकर बनाया जा रहा है, जिससे बाकी के ग्रामीणों के घरों में और खेतों में पानी भर जाएगा। अगली खबर थराली से है, जहां साल 2023 में आई आपदा में थराली सोना पेनगढ़ देवलगढ़ा गांवों को थराली नगर में जोड़ने वाला झूला पुल और मोटर पुल बह गया था, जिसके निर्माण की मांग अब उठने लगी है। ग्रामीणों ने कई बार श्रमदान कर प्राणमती नदी पर वैकल्पिक लकड़ी के पुल भी बनाए, जो बरसात के दिनों में बहुत हो गए। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा भी वैली ब्रिज का कार्य निर्माणाधीन था, जो बरसात में प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया था। वैकल्पिक लकड़ी के पुल के सहारे वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जो पुल लगभग 1 सप्ताह पहले बरसात के कारण प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया और वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। साथ ही वैकल्पिक पुल के सहारे पैदल आवागमन हो रहा था, जो बीती रात आई बारिश के कारण प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वो भी बह गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। जो पुल है वो डेली बह जा रहा है। रात को जब भी बारिश होती है बह जाता है। दूसरे दिन ग्रामीणों को समस्या हो रही है, मार्केट आना है, अपनी डेली यूज़ का सामान लेना है। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को आने जाने में समस्या होगी। इस संबंध में हम कई बार प्रशासन से भी मिले, डीएम सर से भी मिले हैं और पीडब्ल्यूडी से अभी हमारे एई साहब टमटा जी आए हुए हैं और ग्रामीण सारे लोग आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि खुद ग्रामीण पुल को बनाने में लगे हुए हैं ताकि उनकी व्यवस्थाएं बनी रहे, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। लालकुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बाहर यानी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब से जांच कराने वाले डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसके कारण पहली गाज अस्पताल के लैब टेक्नीशियन पर गिरी है। विभागीय कार्यवाही में लैब टेक्नीशियन को दोषी मानते हुए उसका तबादला पहाड़ दुर्गम क्षेत्र में करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकृति भी दे दी है। आपको बताते चलिए कि लालकुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर धामी सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर मरीजों को पर्चे पर बाहर की दवाइयां लिखाने के साथ ही निजी लैब से जांच कराने का दबाव डाल रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्वेता भंडारी ने कहा है कि बाहर से जांच कराने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, धामी सरकार की ओर से लगातार, क्योंकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी इस पूरी योजना पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा ये मामला संज्ञान में आया तो इसके पश्चात हमने MOIC मोटा हल्दू व वहाँ के जो डॉक्टर इंचार्ज हैं उन सब से बात की है और इस संबंध में उनको विस्तृत जानकारी देने के लिए मैंने आदेशित भी किया है। और इस संदर्भ में जो भी जानकारी पब्लिक के द्वारा दी जा रही है, अगर इसमें किसी के भी विरुद्ध अगर ये गलत आचरण किया जा रहा है, सुविधाएं नहीं दी जा रही है सरकारी, तो उसके विरुद्ध हम लोग एक्शन लेंगे। और मेन चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें अस्पताल में बाहर जितनी भी जांचें अस्पताल में अवेलेबल हैं वो बाहर पे अंकित की गई हैं, अस्पताल के ही कॉरिडोर के मेन एंट्री पर। उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें उत्तराखंड और भारत सरकार की फिल्म नीति पर समन्वय बनाकर एक बेहतर मंच देश विदेश के निर्माताओं को दिया जा सके। इस कार्यक्रम में MIB और UFDC के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। UFDC के CEO बंशीधर तिवारी ने बताया कि हितधारकों के लिए यह कार्यशाला रखी गई है, जिससे वो उत्तराखंड और भारत सरकार की फिल्म नीति को समझ सकें। इसके साथ ही हितधारकों से सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि भविष्य में नीतियों को और व्यवस्थित किया जा सके। इंडियन सिने हब और उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने आज एक जॉइंट वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें हमने 2 सेशंस में ये वर्कशॉप की। पहले सेशन में हमने इंडोर ऑफिसर्स मीटिंग की थी, जिसमें हम NFDC और ICH के ऑफिसर्स के साथ बैठे और भारत सरकार की जो फिल्म नीति है, भारत सरकार बहुत एग्रेसिवली फिल्म में प्रमोशंस को इंक्लूड कर रही है। उत्तराखंड में जो फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया और जो भारत सरकार की नीति है, जो उत्तराखंड सरकार की नीति है, उसके बारे में उनको बताया गया और साथ ही साथ उनके सुझाव भी लिए गए।
पौड़ी की नवनियुक्त डीएम स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवा योजना विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। डीएम ने बताया कि इन विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो अपने अपने विभागों से कम एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करें, ताकि जिले में विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिजूल और कम प्रभावशाली योजनाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगली खबर रुड़की से है, जहां पुलिस की बड़ी रेड से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने होटल राजमहल में कासिनो के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस की रात भर की मेहनत रंग लाई। 8 महिलाओं और 24 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। होटल संचालक मेहरबान और पुत्र कुर्बान की तलाश में पुलिस अभी जुटी है। पुलिस ने अब होटल राजमहल में सील भी कर दिया है। आपको बता दें कि राजमहल होटल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में स्थित है। मानसून से पहले रुद्रपुर शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHAI, नगर निगम और गल्फर कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ शहर के विभिन्न जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बरसात से पूर्व जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए कहा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान NHAI ने जल निकासी के लिए कई काम कराने पर भी सहमति जताई। नगर निगम क्षेत्र में जो जल भराव के एरिया हैं, उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा एरिया हमारा ये फुलसुंगा और फुलसुंगी का है, जहां हम अभी खड़े हैं। पिछले साल यहाँ बहुत लोगों को दिक्कतें हुई हैं पानी की वजह से, तो इस बार इसको देख रहे हैं कि जितनी भी नहरें हैं, जितने भी नाले हैं, वो प्रॉपर सफाई हो जाए सबकी और उनके जो बॉटल नेक्स हैं वो खुल जाएं। बरसात के मौसम को लेके आज हम लोगों ने सिंचाई विभाग, NHAI के साथ शहर का मौका मुआयना किया है। आज हमने जो NH 74 है उस पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के बगल में, हमारे रेशमबाड़ी जो कॉलोनी है उसके बगल में, होटल ली कैसल के बगल में और बगवाड़ा के अंदर 3-4 स्थानों पे जाके सर्वे किया है, जहाँ पर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं। देहरादून में शुरू हो रही कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने बैठक की है। 2025 की कावड़ मेला सफल संचालन और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक में डीजीपी ने कहा है कि संवेदनशील और भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। कावड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों का ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए मेला नियंत्रण कक्ष में QRT में निरंतर सक्रिय रहे। सोशल मीडिया के माध्यम प्रामाणिक एवं सकारात्मक जानकारी प्रसारित की जाएंगी। यात्रा के चलते हरिद्वार और रुड़की मार्ग पर समस्त मंदिरा और तंबाकू की दुकानें भी बंद रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सुदूरवर्ती गांवों का विकास होगा, नियुक्ति स्थल को गोद लेने को सौंपा है जिम्मा। 40 IAS अफसरों ने गांव गोद लिए हैं। गांवों के विकास के लिए अभियान चलाकर काम करेगी धामी सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने राज्य की सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी पहली नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य के सुदूरवर्ती गांवों का चतुर्वेदिक विकास के लिए 40 वरिष्ठ IAS अफसरों ने गांवों को गोद लिया। दरअसल सीएम धामी की अपेक्षा के मुताबिक योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांवों के विकास के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है और कई अधिकारियों ने ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से भी समझा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तो वहीं यात्रा को लेकर BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि बद्री केदार मंदिर समिति में लगभग 47 मंदिर हैं, जिसमें दर्शनों का सिलसिला जारी है। तो वहीं अगर बद्रीनाथ हो केदारनाथ धाम की बात करें तो अभी तक 22 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं।
जिसको लेकर BKTC अध्यक्ष ने कहा है कि मानसून के चलते अब यात्रा में थोड़ी कमी आना शुरू हो गई, सितंबर तक यात्रा धीरे धीरे चलेगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सियामधामी स्वयं यात्रा की मॉनिटर कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि उसके लिए यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। हल्द्वानी में विश्व ओलंपिक दिवस यानी 23 जून से हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं समापन के दौरान हरिद्वार और पिथौरागढ़ की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। दरअसल हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित अंडर 17 बालक हॉकी प्रतियोगिता में 10 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। तो वहीं 3 दिवसीय टूर्नामेंट के समापन के मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की, जहां रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही फाइनल मुकाबले में हरिद्वार की टीम ने पिथौरागढ़ की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि पिथौरागढ़ की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पर टनकपुर की टीम ने कब्जा किया। ओलंपिक दिवस राज्य बनने के बाद से हम लोगों ने आयोजन किया। निश्चित रूप से ये 2036 के लिए भी एक शुभ संकेत है कि इसकी तैयारी जो है आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उसी के निमित्त एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हॉकी की गई और जिसका फाइनल मैच था, जिसमें फाइनल विजेता घोषित हुए। उसी कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। तो मैं ये देख रही हूँ कि लगातार जैसे 38 नेशनल गेम समापन हुए उसके बाद से लगातार जितनी अवस्थापनाएं हम लोगों ने डेवलप करी थी, उन अवस्थापनाओं में कहीं पे एशियन चैंपियनशिप हो रही है, कहीं पर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, कहीं पे हॉकी हो रहा है, कहीं पे फुटबॉल हो रहा है, कहीं पे जुजुत्सु हो रहा है, कहीं पे अन्य प्रतियोगिताएं हो रही है। तो लगातार मैं कह सकती हूँ कि ये कार्यक्रम निर्बाध तरीके से इन अवस्था। आधुनिकता के इस दौर में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी ग्रामीणों को पोस्ट ऑफिस की सुविधा नहीं मिली है। गरुड़ तहसील की गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले लोहागढ़ी, बजवाड़, थापड़, बंजवाड़ जैसे गांव में बड़ी मुश्किल के बाद बजवाड़ गांव की ग्राम पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस खोला गया। लोहागढ़ी गांव के लोग 2006 से पोस्ट ऑफिस के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब जाकर बजवाड़ गांव में पोस्ट ऑफिस खोला गया, जिससे 450 ग्रामीण आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सोनप्रयाग के मुनकटिया में रात को बारिश होने के कारण सुबह शटल पुल के समीप ऊपर पहाड़ी में मलबा पत्थर आने से आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत में सुरक्षित रुकवाया गया है। तो देखिए तस्वीर उस वक्त की है जब भरभरा कर जो पहाड़ी है वो नीचे यानी सड़क पर गिर रही है। सड़क पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। हालांकि सड़क मार्ग को खोलने का काम भी अब शुरू हो गया है। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।